स्टोरी की तरफ आते हैं। आपको पता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को पिछले तीन हफ्ते से तकरीबन वो गिरफ्तार थे और उनको डयाला जेल के अंदर रखा गया और बिल आखिर उनको आज रिलीज किया गया है। इससे पहले भी वो एक दफा रिलीज हुए, जेल से बाहर निकले, उन्हें पकड़कर फिर जेल में भेज दिया गया। अमूमी तौर पर ये हुआ कि लोगों को जब दूसरी दफा जेल के अंदर डाला गया तो वो इसलिए डाला गया कि वो किसी न किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज कर जाएं, कोई स्टेटमेंट दे दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। और आपने देखा माजी के अंदर जिन लोगों को अदालत से रिलीफ मिला उन्हें वापस जब जेल में एक दफा, दो दफा, तीन दफा डाला गया, इवेंचुअली उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जान छुड़ानी पड़ी। शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में भी मेरा ख्याल यही पर्पस था, उनको दोबारा जेल में डाला गया। बहरहाल उन्होंने अदालतों के अंदर अपनी लड़ाई लड़ी और अभी उनको अदालत से रिहा किया गया है। जैसे ही वो रिहा हुए हैं, इस दफा उन्हें दोबारा पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन उनकी स्टेटमेंट्स को लेके एक कंट्रोवर्शियल एलिमेंट्स जो हैं, वो कंट्रोवर्सीज जो हैं वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। उनकी एक स्टेटमेंट के इंसाफ का परचम मेरे हाथ में है, उसको उसके बहुत से मानी लेकर उनके ऊपर बहुत सी डिस्कशन करने की कोशिश की जा रही है। असल में बुनियादी तौर पर उन्होंने बड़ा वाज़ेह ऐलान किया है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो कल इमरान खान को मिलने जा रहे हैं। लेकिन नेचुरली जो डिज़ायर है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई को कंट्रोवर्शियल किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मजीद फूट डालने की कोशिश की जाए। मैं ऐसा कुछ होते फिलहाल नहीं देख रहा। मैं यही देख रहा हूँ कि शाह साहब कल इमरान खान साहब को मिलेंगे, वो उनके साथ मिलके पॉलिटिक्स करेंगे। मुझे नज़र नहीं आ रहा कि शाह साहब इनके किसी भी एजेंडे को इस टाइम के ऊपर पूरा करने देंगे। बहुत सारे और दोस्तों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने, कई लोगों ने मेरे से खुद ये बात की कि हो सकता है शाह साहब छोड़ दें। हो सकता है शाह साहब इसलिए कर रहे हो कि उनके जहन में हो कि इमरान खान साहब ने तो अब नाअहल हो जाना है, जेल के अंदर चले जाना है, तो मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा हूँ। देखिए, और बहुत सारे काबिलियत हो सकती थी, वो भी खड़े रह सकते थे या ना खड़े रह सकते थे। तो इसलिए शाह साहब खड़े रहे हैं, डटे रहे हैं, उन्हें इस चीज का बेनिफिट देना चाहिए। ऐसी कोई बात हो जिसका आपको खदशा हो, आप उससे पहले उनको सजा नहीं सुना सकते, आप नहीं कर सकते, आप उससे पहले उनके जो एक्शंस हैं उन्हें कंट्रोवर्शियल नहीं कर सकते। तो मेरी अगर आप तज्जिया लें तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि वो कल इमरान खान साहब से मिलने जा रहे हैं और मैं नहीं देख रहा कि वो इमरान खान साहब को छोड़ेंगे इस मौके के ऊपर, बल्कि मैं देख रहा हूं कि वो इमरान खान के साथ ही मिलके ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। उसकी बहुत सारी पॉलिटिकल वजूहात भी हैं। एक तो उनके अपने कैरेक्टर की वजह है कि वो खड़े हुए इस मुश्किल वक्त में, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरी, अगर आप पॉलिटिकली भी देखें तो उनके स्ट्रॉन्च अपोनेंट जो हैं जहांगीर तरीन, वो दूसरी तरफ खड़े हैं, तो उनके लिए पॉलिटिकली ये पॉसिबल नहीं है किसी सूरत भी कि वो उस साइड पे जाके खड़े हों। तो दोनों सूरतों में शाह साहब जो हैं वो मेरे तज्जिए में इमरान खान के साथ ही खड़े होंगे और ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी अच्छा है। अब दूसरी स्टोरी पर आते हैं। दूसरी स्टोरी है अब्दुल रज़ाक शर साहब, उनको कत्ल कर दिया गया कोयटा के अंदर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने। और वो फौरी तौर पर बगैर किसी तौक़ुफ़ के, बगैर सोचे, बगैर सांस लिए, अभी उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, तो मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से फौरी तौर पर उनका कत्ल जो है वो इमरान खान के ऊपर डाल दिया। कोयटा के अंदर एक वकील जो है उनका मर्डर हुआ है। डाला क्यों गया कि जी उन्होंने एक इमरान खान के खिलाफ पिटीशन की हुई है। इस तरह की बहुत सारी पिटीशन तो आपको पता है कैसे की जाती हैं, कौन करवाता है और किसके हुक्म पे होती हैं। अब बलूचिस्तान में मेरे पे भी बहुत सारे केसेस थे। एक साहब जो थे वो सिलेंडर बेचते थे, उन्होंने केस कर दिया था। एक साहब कराची में नाई थे, बाल काटते थे, उन्होंने मेरे पे बगावत का पर्चा दर्ज करवा दिया था। तरह बलूचिस्तान के अंदर और भी बहुत सारे लोगों ने मेरे पे मुकदमात करवाए थे जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में से थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह उनको प्रोटेक्ट रखेगा, अल्लाह उनकी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट रखेगा। मेरी दुआ भी है और मेरी उम्मीद भी है। और मैं पुलिस से और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों से गुजारिश करूंगा कि उन सब को भी, वो जो नाई हैं बाल काटते हैं उनको भी, वो जो सिलेंडर बेचते हैं उनको भी, उन सबको प्रोटेक्ट रखें। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता उनका बाल भी बीका हो गया तो इसी तरह का इल्ज़ाम कत्ल का मुझ पे भी यहाँ बैठ के इन्होंने डाल देना है। तो आप अगर इनकी मज़ाक़ खेज़ हरकतें देखें कि दुनिया में कुछ भी होता है वो इमरान खान के ऊपर डाल दो, कहीं भी होता है वो इमरान खान के ऊपर डाल दो। इमरान खान पे तो भाई 150 केसेस हैं। इमरान खान ने किस किस को ख़त्म करवा दिया है, इमरान खान ने किस किस को रिमूव करवा दिया, इमरान खान ने किसको नुकसान दिया है, वो तो खुद बर्दाश्त कर रहे हैं आपका रियासती जबर। लेकिन ये जो रवैया है इसको हमें देखने के लिए और समझने के लिए
ये देखना पड़ेगा कि हुकूमत असल में कर क्या रही है। हुकूमत ये कर रही है कि इमरान खान को दीवार के साथ लगाने के लिए जो मौका उन्हें बन पड़ता है उसको वो जाने नहीं देती। और इस कावश के अंदर वो गलत क्या कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। 3 केसेस की एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले वजीराबाद का केस हुआ। वजीराबाद के केस में आपको पता है कि इमरान खान साहब के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई। अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी, किसी को कुछ पता नहीं था। हुकूमती वज़रा आए और उन्होंने कहा जी ये तो मजहबी इंतहा पसंद ने किया है, मीन केस खराब करने की मुकम्मल कोशिश की गई। उसके बाद क्या हुआ, JIT बनी, JIT ने साबित कर दिया कि ये उस एक इंतहा पसंद का काम नहीं था, ये 3 तरफ से गोलियां चली हैं और 3 अतराफ से गोलियां चली, क्योंकि पहली गोलियां लगने से चेयरमैन साहब नीचे गिर गए, तो जो दूसरी और तीसरी तरफ से हमला होना था वो उस तरीके से नहीं हो सका, या उसका उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं हो सका। गोलियां चली लेकिन उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो जब ये चीजें सामने आ गई JIT की, तो फिर उस JIT को तबाह किया गया। कैसे किया गया? आपके सामने उसके रिकॉर्ड को तबाह किया गया। ऐसे ऑफिसर्स को लाकर लगाया गया जो मशहूर जमाना थे इस सारे काम में, जो खुद सेफ सिटी हो या दूसरी चीजें हो, उनके अंदर करप्शन के इल्जामात के तहत उनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही थी, और नून लीग ने आके उन्हें पहले क्लीन चिट दी और फिर उन्हें इस्तेमाल किया कि वो वजीराबाद की JIT को तबाह करें। तो पहला केस आपके सामने JIT है, उसको किस तरीके से तबाह किया गया। उसके बाद आपने देख लिया कि ये 9 मई के जो वाकयात हुए उनकी कोई तफ्तीश नहीं हुई, उनके अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई सबूत नहीं दिए गए, कुछ भी नहीं हुआ। और 9 मई से लेके आप पिछले 2-3 दिन पहले तक आप देखें तो धड़ाधड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ा गया। 10,000 से ज्यादा लोगों को पकड़ के 9 मई के वाकयात में जेलों में डाल दिया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान थे, किसी पे कत्ल का मुकदमा, किसी पे बगावत का मुकदमा, वो डाल दिए गए। और अब जब थोड़े थोड़े शवाहिद बाहर आना शुरू हुए हैं, जैसे अभी एक सहाफ़ी ने अपना इंटरव्यू दिया है लाहौर के अंदर, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने जो लोग वहां देखे थे वो उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं लगते थे, वो कोई और लोग लगते थे। जिस तरीके से वो भड़का के लोगों को पहले कोर कमांडर हाउस पर लाए, फिर उन्होंने हमला करवाया वहां पर। उन्होंने ये भी बताया कि जो उन्होंने फुटेज रिकॉर्ड की वहां पर उन बलवाइयों की, उन्हीं बलवाइयों ने उनसे वो मेमोरी कार्ड भी ले लिया। और उनका तज्जिया ये था कि जो पॉलिटिकल वर्कर होता है वो तो वीडियो में आना चाहता है, वो तो अपनी किसी ना किसी तरह से पॉलिटिकल जो उसकी एफर्ट होती है उसको लोगों को दिखाना चाहता है। ये कोई और लोग थे, उनके मुताबिक इनका रंग ढंग, बोल चाल, इनका चलना फिरना, वो सब कुछ दिखा रहा था कि ये पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, ये कहीं और से आए हुए हैं। तो इसलिए ये उनके बयान को अगर आप देख लें। फिर IG पंजाब ने जो मजे का केस प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किस बंदे ने कितनी बार उस दिन फोन इस्तेमाल किया। भाई फोन तो हम रोज ही इतनी बार इस्तेमाल करते हैं, क्या आपके पास कोई सबूत है कि आपने कितनी बार वो जो फोन इस्तेमाल किया वो किस लिए किया? फिर उन्होंने कहा कि 8 तारीख को ही हमें पता चल गया था कि ये फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, मीन 8 तारीख को ही फोन इस्तेमाल होना शुरू हो गए थे और ये सारी प्लानिंग शुरू हो गई थी। तो अगर 8 को शुरू हो गई थी तो आपने फिर 9 का वाकया क्यों होने दिया?